नमस्कार दोस्तों, मेरे शब्द मेरे साथ में मैं अनुपमा सरकार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कुछ वक्त बाद इस चैनल पर लौट कर आई हूँ और साथ ही लेकर आई हूँ आप सबके लिए क्रिएटिव राइटिंग से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो। जी, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी भी बातें की जाएं उतनी ही कम है, क्योंकि नाम ही देखिए ना, रचनात्मक, यानी कि बार बार और असंख्य बार रचा जा सकता है और हर बार कुछ नया असर छोड़ के जाता है। जी, क्रिएटिव राइटिंग का यही तो मज़ा। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो ये कि क्रिएटिव राइटिंग में पहले नंबर पर आता है क्रिएटिव होना और दूसरे नंबर पर आता है राइटिंग, यानी कि उसे लिखना। क्योंकि क्रिएटिव होना सिर्फ और सिर्फ कहानी बुनने के लिए, कविताएं लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपका कुछ ओरिजिनल सोच पाना, कुछ अलग, कुछ हटकर इस दुनिया को देख पाना, अपने दृष्टिकोण को एक तरह से मैं कहूँगी कि डेवलप कर पाना, ज़िंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। जी, ज़्यादातर लोग लकीर के फ़कीर बनकर रह जाते हैं, पर अगर आप एक क्रिएटिव राइटर हैं या कम से कम बनना चाहते हैं कि आप एक स्टोरी लिखें, कोई नॉवल लिखें, आपके कहानी और उपन्यास लोगों को पसंद आए, बेस्ट सेलर्स की गिनती में उन्हें रखा जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपना एक दृष्टिकोण बनाएं, चीज़ों को देखने का एक अलग सा नज़रिया डेवलप करें। और उसके बाद कहानी और उपन्यास कैसे लिखना है वो तो खैर मैं बताने ही वाली हूँ। और हाँ, यहाँ इस चैनल पर वही रटी पुरानी बातें नहीं कहूँगी कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे आपको विधाएं फॉलो करनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन ये होती है, उसकी डेफिनेशन वो होती है। वो सब तो आप गूगल कर सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं। यहाँ तो हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टिप्स की, कि जब कोई इंसान सच में कोई कहानी या उपन्यास लिखना चाहता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, कहानी या उपन्यास कैसे लिखें। देखिए, लिखने की बात करने से पहले कहूँगी कि सबसे पहले तो गुनिए और बुनिए। आप क्या कहानी लिखना चाहते हैं यह आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपके पास एक रफ फ्रेमवर्क होना चाहिए। फ्रेमवर्क का मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किन पॉइंट्स पर आपकी कहानी चलेगी, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी और उसका अंत कहाँ पर ले जाके करना होगा, उसके बीच में कौन से पहाड़ आएंगे, कौन से नदी और झरने आपको पार करने होंगे। जी, मज़ेदार बात तो यही है कि आपको वो फ्रेमवर्क पता हो, आपको वो पॉइंट्स पता हो, आपको अपनी शुरुआत की जगह और अपनी मंजिल भी मालूम हो, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता आप साथ साथ में गढ़ते चलें। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। कहानी का, उपन्यास का हर पॉइंट, हर चीज़, हर बात पहले से इमेजिन करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रचनात्मकता का मतलब है रचना, और रचना एक बारी में नहीं होती, उसे बार बार करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट, एक छोटा सा एक रफ फ्रेमवर्क बना लीजिए। छोटा सा कोई सिनॉप्सिस रख लीजिए, कोई समरी लिख लीजिए, या कम से कम अपने दिमाग में, अपने दिल में इस बात को क्लियर करके रखिए कि आपकी कहानी, आपका उपन्यास किन पॉइंट्स पर चलेगा। ये बात तो ही प्लॉट की। और अब चलते हैं उन छोटे छोटे बातों की तरफ जिसे जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन एक बेस्ट सेलर बनने के लिए या एक अच्छा कहानीकार या उपन्यासकार होने के लिए उन सब बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और इनमें मुख्य बात है किरदार। जी, कैरेक्टर। कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं तो उसमें किरदार तो होंगे। कोई इंसान होगा, कोई जानवर हो सकता है, कोई पशु, कोई पक्षी, या कोई देव दानव। जिस बात पर भी आप कहानी लिखना चाहते हैं उसमें जो भी किरदार उस कहानी में मुख्य रोल निभा रहे हैं उनके बारे में आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके का आइडिया होना चाहिए। यानी कि आपका किरदार कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किन परिस्थितियों से गुजरा है, और उसके मन के विचार किस तरीके के आते हैं।
मतलब उसकी थॉट प्रोसेस कैसे चलता है। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप किन्हीं भी दो इंसानों को सेम सांचे में नहीं तोल सकते, इसी तरीके से किसी भी दो कैरेक्टर्स को आप बिल्कुल एक ही पृष्ठभूमि का, एक ही तरीके के सोच विचार वाला बनाकर कहानी नहीं लिख पाएंगे। तो आपको कुछ किरदारों के बारे में सोचना होगा, उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। इसके बाद ज़रूरी है आपको सेटिंग पता हो। सेटिंग माने जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, एक सेट होता है, वो सेट बताता है कि ये गांव का दृश्य है, शहर का दृश्य है, मातम का दृश्य है, खुशी की बात है। इसी तरीके का सेट, इसी तरीके की सेटिंग आपके दिमाग में भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपकी कहानी कहाँ पर चल रही है। किसी शहर में चल रही है, किसी गांव में चल रही है, किसी ट्रेन में चल रही है, या फिर किसी मेले में चल रही है। ये हुई सेटिंग, जगह, जिसके बारे में आपको एक बहुत 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 अच्छा आइडिया होना चाहिए। फिर आते हैं कालखंड की ओर। कालखंड यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से मेरा मतलब है कि आपकी कहानी या उपन्यास कौन से वक्त में चलता है। आज के समय में चलता है, आज के मॉडर्न इंडिया में चलता है, ट्रेडिशनल इंडिया में चलता है, अमेरिका में चलता है, या फिर अगर आप एक फैंटेसी राइटर हैं तो किसी और दुनिया में चलता है। ये वक्त आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और हाँ, इस वक्त से जुड़ी हुई एक बात कहूँ तो वो अलग ही जॉनर की बात हो जाएगी, एक बिल्कुल अलग विधा निकल कर आ जाती है, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन। हिस्टोरिकल फिक्शन यानी कि जो हिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुका है उसको पीछे रखकर उसकी बैकड्रॉप में एक नई कहानी आप बुन सकते हैं। 1984 के राइट्स पर अभी एक मूवी आई है, जोगी। जैसे उसमें 1984 के राइट्स के सामने एक इंसान को रखकर उसकी कहानी कही गई है, ठीक वैसा ही कुछ आप भी अपने कहानी या उपन्यास में बखूबी कर सकते हैं। और हमारी कंट्री में तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके सामने हम ऐसी कहानियाँ बना सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। पर हिंदी में मुझे लगता है अभी तक हिस्टोरिकल फिक्शन या फैंटेसी फिक्शन पे उतना काम हुआ नहीं है। हिस्टोरिकल फिक्शन यानी कि जो बीत चुका है उसके सामने आप अपनी कहानी और अपने किरदारों को रखकर कुछ अलग बुन सकते हैं। उनके प्यार मोहब्बत की बात हो सकती है, दो परिवारों की अदावत की बात हो सकती है, लेकिन बैकड्रॉप होगा 1947, 1984 या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या फिर आज का रशिया यूक्रेन वॉर। ये बहुत सारे स्पेसिफिक इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ करके, जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी कहानी और उपन्यास का स्तर कहीं ऊपर कर सकते हैं। अब 4 बातें हमारी क्लियर हो गई। एक रफ फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, यानी कि मोटा माटी आपका क्या प्लॉट चलेगा स्टोरी का, वो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने बारे में, अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में आपका कैरेक्टर एक्चुअली में रिएक्ट कैसे करने वाला है। गुस्से में रिएक्ट करता है, भावुक हो जाता है, परेशान हो जाता है, सब कुछ छोड़ने पे आमादा हो जाता है, और उसके साथ साथ उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होती हैं पूरी स्टोरी के लिए, ये भी आप अगर अपने कैरेक्टर को सही से डेवलप कर लेते हैं, अपने किरदार को सही तरीके से उभार लेते हैं, तो बहुत क्लियर हो जाता है। तीसरी बात सेटिंग की, जो मैंने कहा कि कौन सी जगह पर चलेगी कहानी, और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात टाइम पीरियड की। अब जब आप ये चारों चीज़ों पर क्लियर हो जाते हैं तो बात आती है भाषा की। जी, भाषा में लिखने की भाषा की बात नहीं कर रही हूँ कि आप हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, तमिल में लिख रहे हैं, पंजाबी में लिख रहे हैं या भोजपुरी में लिख रहे हैं। वो तो आप उस भाषा में लिखिए जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस भाषा का इस्तेमाल, यानी कि हिंदी में ही मैं गूढ़ हिंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल गूढ़ हिंदी प्रयोग में लाती हूँ, तो मेरे किरदार को कहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल पाता हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने, रहने वाला तो है वो बेचारा अमेरिका से वापस आया हुआ, कोई NRI आया है और आप उसको एक हिंदी बुलवा रहे हैं, ठीक वैसी जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकल कर कोई इंसान आता हो, तो वहीं आपकी कहानी कुछ गलत हो जाएगी। हालांकि आप जस्टिफाई कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग में सही और गलत कुछ होता नहीं है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे वो प्लॉट बनाएं कि आपका अमेरिकन भी बहुत प्यारी हिंदी बोलता हुआ अच्छा लग सके।
लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। अपने रीडर्स के साथ अगर सीधा सीधा कनेक्ट होना चाहें तो जिस परिवेश का व्यक्ति हो, जिस परिवेश का किरदार हो, उसी से मिलती जुलती भाषा का प्रयोग कीजिए। और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपने किरदारों में बड़ी इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ऐसे वाला किरदार बोलेगा तो अलग तरीके की चलेगी, कोई अगर गांव का किरदार बोलेगा तो उसकी भाषा को आप थोड़ा सा एक अलग रंग दे सकते हैं। भाषाएं सब बहुत प्यारी होती हैं, बोलियां सब बहुत अच्छी होती हैं, और जिस परिवेश का व्यक्ति हो, जब वो अपनी बोली बोलता है और अपने स्टाइल में बोलता है और उसको आप वैसे का वैसा ही अपनी कहानी या नॉवेल में उतार लेते हैं, तो यकीन मानिए आप एक ब्रिलियंट स्टोरी टेलर हैं। जी, क्योंकि ओरिजिनल होने का मतलब यही होता है कि जब आपका रीडर आपकी कहानी को पढ़े, जब आपके पाठक आपसे जुड़ें, तो उसको कहीं भी कुछ अटपटा ना लगे, वो बड़ी आसानी से आपसे कनेक्ट होता चला जाए। तो बात हुई टाइम पीरियड के बाद लैंग्वेज की। लैंग्वेज यानी कि प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी। जी, प्रेजेंटेशन में ही तो सारा मज़ा है। अभी तक मैं बात कर रही थी क्रिएटिविटी की। क्रिएटिव होने के नाते आपने वो सारी चीज़ें इमेजिन कर ली जिसकी वजह से आपकी कहानी जो है अपने एक फ्रेमवर्क पर आगे बढ़ती चली जाती है। आप बुन चुके हैं, गुन चुके हैं, लेकिन अब आप उसको पेपर पर कैसे उतारते हैं वो आपकी सफलता का सूचक बनता है। यहाँ पर भी एक छोटी सी टिप दूंगी, इनफैक्ट 2 टिप्स दूंगी। पहली बात तो ये कि पढ़ना बंद मत कीजिए। अगर आप खुद एक लेखक बनना चाहते हैं कि आपकी कहानियों से, आपके उपन्यासों से लोग रिलेट कर पाएँ, उनके साथ जुड़ पाएँ, तो प्लीज़ आप खुद भी एक अच्छे रीडर की तरह काम करना शुरू कीजिए। किताबें पढ़िए, उनको पढ़ना एंजॉय कीजिए, उनसे सीखिए। इससे ना सिर्फ आपकी भाषा बेहतर होगी, बल्कि आपको फ्लो ऑफ लैंग्वेज भी समझ में आएगा। जी, बहाव, रिदम। आप कहेंगे रिदम तो पोइट्री में होती है। बिल्कुल नहीं। हर कहानी, हर उपन्यास, हर किताब में अपने ही तरह की एक रिदम होती है, एक नेचुरल फ्लो होता है। अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो आपको जो किताब बहुत अच्छी लगती हो, जो कहानी बहुत पसंद हो या उपन्यास बहुत पसंद हो, उसके 3-4 पन्ने ऊंचा बोल के पढ़िए। रीड इट आउट अलाउड। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में वो राइटर के साथ आपका कनेक्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि कहीं भी उसके जो विचारों का रेला है वो थमता नहीं है। उसके फ्लो ऑफ थॉट्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बड़ी ही स्मूथली वो आपको शहर से गांव, पहाड़, नदी सब पार कराता चल रहा है। और ये कमाल आता है जब आप भाषा के साथ प्यार करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर एक बोनस टिप ये है कि कहानियाँ पढ़िए, कहानियाँ लिखिए, और उसके बाद जो कहानी आपने लिखी है उसे भी ऊंचा ऊंचा पढ़िए। जी, बोल कर पढ़िए, ताकि आपको पता चल सके कि जो कहानी आपने लिखी है और आपको लग रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट है, लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन जब वो बोली जाती है तो क्या आप उसको एक नेचुरल फ्लो में पढ़ पाते हैं, बोल पाते हैं? क्योंकि हमें ये बात तब क्लियर नहीं होती जब हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम कोई ऐसी किताब हाथ में लेते हैं जो हमें बहुत बोरिंग लगती है, जिससे हम कनेक्शन बना ही नहीं पाते, तो हमें बाद में समझ में आता है कि ये तो टूट फूट के चल रही है। एक थॉट इधर जा रहा है, एक थॉट इधर जा रहा है, उन दोनों थॉट्स के बीच में कोई कनेक्टिविटी महसूस नहीं हो रही है। आपको अपनी कहानी ऐसी नहीं बनानी है, और ऐसी कहानी ना बने इसके लिए आपको राइटर के साथ साथ एक रीडर होना बहुत ज़रूरी है। अपनी कहानियों को पढ़िए, और अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी और से कहिए, क्योंकि जब हम कहानियों को सिर्फ पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करता हुआ बहुत अच्छे से समझ पाता है कि कनेक्टिविटी की कमी कहाँ है। लेकिन अपनी कहानी को पढ़ते हुए इतनी आसान ये बात नहीं होती, क्योंकि अपना दही तो सबको मीठा लगता है ना भाई। तो थोड़ी सी मेहनत इस बात में करनी होगी। अब मैंने पहले कहा था कि एक रफ़ फ्रेमवर्क बनाइए। देखिए, रफ़ फ्रेमवर्क बनाना बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि अगर आप कोई कढ़ाई करना चाहते हैं। कढ़ाई का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। अब रचनात्मकता तो हर चीज़ में होती है,
तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप एक छापा बना लें, आप एक स्केच कर लें और उसके बाद उसे अलग अलग रंगों के धागों से एक खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी से पूरा करें। अब वो जो इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी है वो एक्चुअली में आपका लेखन है। आपने जो सोचा उसको जब आपने पेपर पर उतारा तो आपकी भाषा कितने अच्छे से आपके भावों को पेश कर पाई, प्रस्तुत कर पाई, वो है कहानी की सफलता का द्योतक। तो इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी जो है, जो आपकी छोटी छोटी बातों की फिनिशिंग है, जो आपकी भाषा की मुलायमियत है, वो कहूँगी तब आती है जब आप अपनी कहानी को एक फ्लो में लिखते चले जाते हैं। लिखिए, लगातार लिखिए। लिखते टाइम रुकिए मत। ये मत सोचिए कि ओहो अब ये सेंटेंस तो पूरा कर लिया, अब इसके अगली बार क्या लिखूं, इसमें ये शब्द तो अच्छा लग नहीं रहा, एक बार डिक्शनरी देख लूं, एक बार शब्दकोश से और कोई बड़ा भरकम शब्द लेकर आऊं, यहाँ पर फिट कर दूं तो शायद मैं ज़्यादा इंप्रेसिव राइटर बन जाऊं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर से वही बात कि कनेक्टिविटी ऑफ थॉट जो है वो छूट जाएगा। तो अपना पहला प्लॉट जब आप लिख रहे हैं, कहानी का कविता निकल जाता है मुंह से बहुत जल्दी। कहानी का जब आप रफ फ्रेमवर्क बना चुके होते हैं और उसमें इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं तो प्लीज़ रुकिए मत। आपके दिमाग में जहाँ तक कहानी बुनी हुई है या जहाँ तक आप लिख पा रहे हैं, सक्षम है लिखने में, जितनी भी सिचुएशंस, जितने सर्कमस्टांसेस, जितनी सेटिंग आप इमेजिन कर पाए हैं, उन सबको लिख डालिए, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी प्रूफ रीडिंग के। लिखिए, एक फ्लो में लिखिए, उसके बाद उसे 2 दिन रख दीजिए और फिर उठाकर पढ़िए, फिर देखिएगा कमाल। फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ नमक मिर्च की कमी रह गई और कहाँ गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ये थी कहानी और उपन्यास के बारे में कुछ बातें। मैंने भी एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया है आज। तो ये पॉइंट्स देखने के बाद मैं सच में चाहूँगी, ये आपके सामने रखने के बाद, कि आप कोई छोटी सी कहानी लिखिए, कोई उपन्यास लिखिए, पर पूरे दिल से लिखिए और मुझे बताइए कि क्या इन टिप्स का आपने इस्तेमाल किया और आपको ये सब लिखने के बाद कैसा लगा। जुड़े रहिएगा दोस्तों, फिर से आइएगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर लौटूंगी जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।